बेस्ट स्टडी पॉइंट में। मेरा नाम है सतेंद्र प्रताप और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th की हमारी जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री की एनसीईआरटी की जो अपनी थर्ड बुक है। थर्ड बुक में से देखेंगे बच्चों हम हिस्ट्री, ठीक है। और चैप्टर नंबर है हमारा 14। इसमें हम जानेंगे विभाजन को समझना, जो हमारा टाइटल है चैप्टर का। इसमें हम जानेंगे पार्ट थर्ड के बारे में, यानी कि इस चैप्टर का हमारा ये तीसरा वीडियो है। और इसमें हम कुछ बेसिक सी बातें जानेंगे बंटवारे के समय पे जो हुआ था। उसके बाद में लास्ट जो फोर्थ पार्ट आएगा, वहां से हमारा ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो। देखते हैं बच्चों, कानून व्यवस्था का नाश। लास्ट वीडियो में अगर आपको याद हो, हमने बताया था कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था मुस्लिम लीग ने, ठीक है। अब आपको कमेंट में ये बताना है कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग ने किस तारीख को मनाया था, कब मनाया था। बस आप कमेंट में लिख दे। और ये जो हुआ था उसके बाद आपको पता है कितनी हिंसा वगैरह हुई थी। तो आगे देखते हैं, उसी का पार्ट है ये आगे, कानून व्यवस्था का कैसे नाश हुआ। कि मार्च 1947 से बात कर रहे हैं हम यहाँ पे 1947 के मार्च में। और आप ध्यान रखो कि हमें आजादी जब मिली थी वो था हमारा महीना अगस्त, यानी कि अगस्त महीने में हमको मिली थी आजादी। और ये बात है यहाँ पे मार्च महीने की। तो तकरीबन एक साल तक रक्तपात चलता रहा, खून खराबा, लड़ाई झगड़ा वैसा का वैसा चलता रहा। शासन की संस्थाएं, ठीक है, तो शासन की जो संस्थाएं थी वो बिखर चुकी थी। पूरा का पूरा अमृतसर हिंसा में डूबा हुआ था। बहुत ज्यादा हिंसा हुई थी यहाँ पे, खून खराबा हुआ था, रक्तपात चलता आ रहा था। अंग्रेज भी ऐसी हालत में काबू करने में असफल थे। वो मतलब सोच रहे थे कि हम इसमें हाथ डालें या ना डालें इन मामलों में, क्योंकि अंग्रेजों ने तो भाई सोच लिया था कि अब भारत छोड़ना है उन्हें। तो ये ऐसे हालात यहाँ पे हो चुके थे। जब लोगों ने मदद की गुहार लगाई तो उन्हें नेहरू, जब अंग्रेजों से मदद की गुहार लगाई तो उन्होंने बोला कि जाओ नेहरू जी के पास, जाओ गांधी जी के पास, वल्लभ भाई पटेल के पास जाओ, जिन्ना के पास जाओ, उनके पास जाकर शरण मांगो। तो अंग्रेज जो थे वो पूरी तैयारी बना चुके थे भारत छोड़ने की, भारत छोड़ने की तैयारी में लगे हुए थे। अंग्रेज भी डर रहे थे कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये हिंदू मुस्लिम वाली हिंसा में कहीं अंग्रेजों को ही निशाना बना दिया जाए। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद क्या हुआ बच्चों, महात्मा गांधी एक अकेली फौज। महात्मा गांधी जो थे उन्होंने क्या करा, अकेले ही फैसला किया कि वो इस हिंसा को रोकेंगे, इस हिंसा को रोकने का पूरा प्रयास करेंगे। महात्मा गांधी ने शांति के लिए प्रयास किए, लोगों से अपील की कि वो शांति स्थापित करें, हिंसा को छोड़ दें। गांधी जी ने हिंसा रोकने की अपील की लोगों से। बिहार गए, दिल्ली गए, कलकत्ता गए, यहाँ पे यात्रा पे निकल के पड़े। जहां पे भी वो जाते थे वहां पे क्या करते थे, लोगों से शांति की अपील करते थे कि आप एक दूसरे से ना लड़ें, हिंदू मुस्लिम आपस में ना लड़ें, वो इस तरीके से कहते थे। उनकी कोशिश तो यही रहती थी बच्चों उस टाइम पे कि जो हिंदू हैं जो मुस्लिम हैं वो आपस में एक दूसरे को ना मारे। क्योंकि कभी भी हमने इस चीज की कल्पना की नहीं की थी कि जब हमारा देश आजाद होएगा तो हम ऐसे हो जाएंगे कि हम आपस में ही एक दूसरे से लड़ेंगे। और आपको पता है बच्चों कि ये जो फूट डाली थी अंग्रेजों ने डाली थी। गांधी जी ने क्या करा, मुस्लिमों से कहा कि हिंदुओं की रक्षा करें, ठीक है। गांधी जी ने मुस्लिमों से कहा कि हिंदुओं की रक्षा करें, और ऐसे ही हिंदुओं से कहा कि वो मुस्लिमों को ना मारे, यानी आपस में लड़ाई हिंसा ना करें। ये कहना था गांधी जी का। और हिंसा भी बच्चों कम होने लगी थी। गांधी जी जहां पे भी जाते थे उसका जादुई असर होता था। हिंसा अचानक से ही वहां पे कम हो जाती थी, रुक जाती थी। गांधी जी ने 28 नवंबर 1947 की बात है, गुरु नानक जी का की जयंती थी, उस पर वो गए थे दिल्ली। दिल्ली में जो शीशगंज गुरुद्वारा है यहाँ पर पहुंचे। सिखों को उन्होंने संबोधित किया, उनसे बातचीत की। उन्होंने देखा कि दिल्ली का जो दिल कहा जाता है, जिसे चांदनी चौक कहते हैं, दिल्ली सिक्स आपने सुना होगा। चांदनी चौक में उन्होंने देखा सड़कों पर एक भी मुस्लिम नहीं था वहां पे। तो गांधी जी इस चीज को लेकर दुखी हो गए। उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए शर्म की बात है कि यहाँ पे एक भी मुस्लिम नहीं है, जो दिल्ली का दिल कहा जाता है। चांदनी चौक आपको पता है वहां पे वैसे ही मुस्लिम वगैरह ज्यादा थे। तो इस तरीके की बातें थी। कहीं ना कहीं मतलब महात्मा गांधी का कहने का मतलब ये था कि आपस में सद्भावनाएं स्थापित करें, एक दूसरे को मारना काटना बंद करें, हिंसा आपस में बंद करें। गांधी जी ने क्या करा, जब उन्होंने देखा कि भाई देश में इतना बुरा हाल हो रहा है, लोग आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, तो महात्मा गांधी से देखा नहीं गया, उन्होंने अनशन शुरू कर दिया। अनशन शुरू किया। और ये इनकी जिंदगी का आखिरी अनशन ही साबित हुआ है एक तरह से, कि इससे हिंसा तो रुक गई
कुछ जगह पे ऐसा भी हुआ कि हिंसा रुक गई और लोगों में मतलब एक उम्मीद सी जगी कि महात्मा गांधी अब आ गए हैं तो अब सब हो जाएगा। क्योंकि महात्मा गांधी एक ऐसे पर्सन थे जिन्हें हिंदुओं की भी उनमें आस्था थी और मुसलमानों की भी आस्था थी। यानी हिंदू भी उनको पसंद करते थे, मुस्लिम भी पसंद करते थे, क्योंकि वो एक बहुत ही सिंपल मतलब सादगी से भरा जीवन जीने वाली पर्सनैलिटी थी और लोग उनसे बहुत जुड़े हुए थे। तो ये बातें थी सारी महात्मा गांधी से रिलेटेड। आपने महात्मा गांधी का चैप्टर नहीं देखा है तो आप उसे देख लें, मैंने आपको वहां पे डिटेल में पढ़ाया था। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे महात्मा गांधी की कि अगर प्रशंसक बहुत हैं तो महात्मा गांधी के आलोचक भी बहुत हैं। ऐसे भी बहुत लोग हैं जो महात्मा गांधी को गालियां देते हैं, ऐसे भी बहुत लोग हैं जो उनको पसंद करते हैं। तो ये चलता ही है, क्योंकि देखो बच्चों, हमारे देश की एक खास बात ये है, हमारे देश की क्या दुनिया की खास बात ये है कि कोई फेमस पर्सनैलिटी अगर होता है तो उसकी आलोचना करने वाले लोग भी बहुत ज्यादा होते हैं, उसकी तारीफ करने वाले लोग भी बहुत ज्यादा होते हैं, तो उसकी आलोचना करने वाले लोग भी बहुत ज्यादा होते हैं। सच झूठ क्या है हमें इस बात पे नहीं पढ़ना है, हमें अपने टॉपिक पे ध्यान देना है। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे औरतों की बरामद की। हुआ क्या था बच्चों की, औरतों के साथ बहुत बुरा हुआ था, बहुत गलत हुआ था। उनका अपहरण कर लिया गया था, उनको किडनैप कर लिया गया था, उनके साथ जबरन बलात्कार किया गया, उनको खरीदा गया, उनको बेचा गया और कई कई बार खरीदा गया, कई कई बार बेचा गया। कई बार तो उनको ऐसे व्यक्ति के साथ अपनी जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर होना पड़ा जो उनके लिए पूरी तरीके से अजनबी था, जिसको वो जानती तक नहीं थी। ठीक है, अजनबियों के साथ उनको अपनी सारी जिंदगी बितानी पड़ी। हालांकि ये एक बहुत मतलब कठिन कदम है, ऐसा मतलब आप कभी इमेजिन करके देखें, कभी कल्पना करें इन सब चीजों के बारे में कि कितना ज्यादा महिलाओं के साथ गलत हो रहा था। ऐसे में कौन मतलब अपनी जिंदगी ऐसे बिता सकता है, बिल्कुल मतलब बहुत मुश्किल सफर था ये। 30,000 औरतों की बरामदगी की गई थी, यानी इतनी औरतें बरामद कर ली गई थी, बचा ली गई थी। अब उसमें से 20,000 मुस्लिम औरतों को भारत भेजा गया था और 8,000 हिंदू और सिख औरतों को पाकिस्तान से निकाला गया था। ये सारी चीजें चल रही थी। ये मुहिम जो है ये देश आजाद होने के बाद भी 1954 तक ऐसी मुहिम चलती रही थी। तो आप समझ सकते हैं कितना गलत हुआ था। और आपको पता हो, अगर हमने पोल साइंस की जो हमारी सेकेंड बुक है उसमें जो पहला चैप्टर था, उसमें पहले चैप्टर में भी हमने ये पढ़ा था कि औरतों के साथ क्या क्या गलत हुआ था। बस आपको यहाँ पे थोड़ा ज्यादा डिटेल में मिलेगा, इतना ही फर्क है। इज्जत की रक्षा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी हम वहां पे पढ़ चुके हैं। इज्जत की रक्षा, देखो जो घर के मर्द होते थे ना, जो पुरुष होते थे, वो जिस तरीके से अपने घर, अपना जमीन, अपनी जायदाद, अपने खेत वगैरह, ठीक है, उसको अपनी संपत्ति मानते थे, ठीक उसी तरीके से जो घर की स्त्री होती थी, महिला होती थी, उसको भी वो अपनी संपत्ति की तरह ही मानते थे। यानी कि अगर मतलब उन्हें ये लगता था कि उनकी जो घर की महिलाएं हैं, अगर वो किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ लग जाती हैं या फिर कोई दूसरा व्यक्ति उनको अपहरण कर लेता है, उसके साथ बलात्कार करता है या कुछ भी गलत करता है, खरीदता बेचता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी इज्जत चली जाती है, ऐसा उन इंसानों को लगता है। तो उन्होंने क्या करा था, अपनी घर की, अपने कुल की इज्जत बचाने के लिए अपने ही हाथों अपनी बहू बेटियों को मार दिया था। ये कितना दर्दनाक मंजर रहा होगा हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा मुश्किल होता है कि कोई व्यक्ति अपनी बेटी को कैसे मार सकता है, पॉसिबल ये नहीं लगता हमको, लेकिन उस टाइम पे लोगों ने ऐसा किया। तो कितना ज्यादा मतलब दर्दनाक रहा होगा, आप इसको सोच सकते हैं और कैसा हुआ होगा ये। उनका कहना था कि दूसरे लोग यानी कि शत्रु कहीं उन्हें नापाक ना कर दे, उनके साथ मतलब कुछ गलत ना कर दे, क्योंकि इसका जुड़ाव जो था वो मर्दानगी से माना जाता था। ऐसा माना जाता था पुरुष की जो अपनी संपत्ति होती है, अपनी जमीन होती है, उसी तरीके से स्त्री भी होती है। ठीक है, और जो पुरुष अपनी स्त्री की, अपनी जमीन की, अपनी संपत्ति की रक्षा नहीं कर सकता है, तो उसको कहीं ना कहीं मर्दानगी से जोड़कर देखा जाता था, ये गलत माना जाता था। कई औरतों ने खुद को तो कुएं में कूद कर ही मतलब अपनी जान दे दी, खुद ही मर गई औरतें कुएं में कूदकर। आपने देखा होगा कि प्राचीन समय अगर हम बात करते हैं, हम रियासतों के बारे में बात करते हैं, उससे पहले की बात करते हैं, तो क्या होता था, एक जौहर होता था। आपने देखा होगा जब कोई राजा युद्ध लड़ने जाता था और अगर मान लो उस राजा की युद्ध में मृत्यु हो गई, वीरगति को प्राप्त हो गया, तो होता क्या था कि उनकी जो औरतें होती थी, उनकी जो पत्नियां होती थी, वो खुद ही जलती हुई आग में अपने आप को अब खुद ही कूद जाती थी। यानी ताकि उनका मतलब उन्हें ये लगता था कि उससे वो मतलब किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ ना पड़े, उनके साथ कुछ गलत ना हो, इस तरीके से। तो ये चीजें जो है ये पुराने समय से ही हैं, ऐसा होता आ रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा बच्चों वीडियो, बहुत छोटा वीडियो था, 10 मिनट में हमने पार्ट थर्ड कर दिया है।
अब हम लास्ट पार्ट जो होगा हम लगभग 15 से 15 मिनट के आसपास में पार्ट फोर्थ कवर करके चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। आपको क्या करना है, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, कम से कम 5 से 10 दोस्तों को तो शेयर करें ही करें, ताकि सभी को इसका फायदा मिल सके। और आने वाले टाइम पे हम आपके लिए बहुत बेहतर चीजें लाने वाले हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर शुरू करने वाले हैं। एक बार हमारा सिलेबस खत्म हो जाए जल्दी, जैसे जैसे टाइम मिलेगा आपकी सारी वीडियोस ला देंगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे, तब आपको मजे आएंगे, देखेंगे कितने आसान और कितने मुश्किल क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में।